नमो नमः। संस्कृत शाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपका नया सत्र आरंभ हो चुका है और नए सत्र की पढ़ाई भी पिछले सत्र की तरह ही ऑनलाइन मॉड्यूल से आरंभ हुई है। बच्चों, सबसे पहले मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित स्वस्थ हैं। प्यारे बच्चों, आप कोरोना से बचाव के लिए जो ज़रूरी निर्देश बार बार दिए जा रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखिएगा। बच्चों, हमने आपकी पढ़ाई की यह जो परंपरा है, यह जो आपकी पढ़ाई की यह डोर है, ये आपके हाथ से छूटे नहीं, इसके लिए हमने कुछ कार्य किया है। हमने आपकी जो संस्कृत की पुस्तक है उसके हर पाठ पर हमने 3 स्तर पर कार्य किया है। हमने उसे समझने के लिए पहले तो वीडियो बनाई है। उसके बाद जब आप पाठ को समझ लेते हैं तब आपके अभ्यास के लिए, क्योंकि बिना अभ्यास के भी कार्य नहीं बनेगा, यद्यपि कुछ आप पाठ के अंत में जो अभ्यास दिया होता है वहाँ से आप कर लेते हैं, साथ ही जो परीक्षा में जैसे प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए आपको कार्यपत्रक वर्कशीट्स उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही फिर आपने कितना सीखा है अपना वो मूल्यांकन करने के लिए आपके लिए गूगल अभ्यास पत्र भी बनाया है। ये तीनों ही चीज़ें मैं समझता हूँ कि आप तक पहुँच रही होंगी, और अगर नहीं पहुँच रही हों तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों के ही लिंक दिए गए हैं, वहाँ आप क्लिक करके इन तीनों को ही प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी आज की इस वीडियो का विषय है आपको आपकी 8वीं कक्षा के जो प्रथम कार्यपत्रक है, जो प्रथम पाठ पर आधारित है, उसके उत्तर उपलब्ध कराना है। तो चलिए आरंभ करते हैं अपने इस कार्य को। अब हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए वो क्या है, क्या कहते हैं उस पहले प्रश्न में। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। जो यहाँ दिया गया पद्यांश है तो उस पद्यांश को पढ़कर प्रश्नान उत्तरत, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपने पाठ में इस श्लोक को पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको ये श्लोक पढ़कर याद आ गया होगा। अब यहाँ से हम प्रश्नों को समझते हैं। बच्चों, पेपर में आपके पास में इस तरह का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, क्योंकि जब पाठ आपने कितना समझा है या नहीं समझा है तो वो कुछ प्रश्नों के माध्यम से ये जांचा जाता है, इसका आकलन किया जाता है। ये प्रश्न जो हैं वो मुख्य रूप से आपके पास में 3 प्रकार के होंगे। एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत और साथ ही निर्देशानुसारम उत्तरत। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 तरह के प्रश्न हैं आपके सामने। तो अब प्रश्न जो है हमारे सम्मुख वो पहला है कि एक पदेन उत्तरत। इन प्रश्नों का उत्तर अब अनुमान आपको लग गया होगा कैसे देना है, एक पद में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि गुणाः कुत्र गुणाः भवन्ति। अब उत्तर ढूंढने के लिए क्या करना है, क्योंकि इसका उत्तर तो आपको यहीं इस श्लोक में मिलना है। तो आप सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को समझिए, और प्रश्न समझने के लिए उसमें जो प्रश्नवाची शब्द होता है उसे समझना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और प्रश्नवाची शब्द की एक पहचान ये है बच्चों कि वो क से आरंभ होता है। आपका जो प्रश्नवाची शब्द है वो क से ही आरंभ होता है। तो जैसे किम, कुत्र, कदा, कति, ऐसे बहुत से आपको शब्द मिलेंगे जो प्रश्नवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त होंगे। हम उनका अर्थ देखते रहेंगे। तो गुणाः कुत्र गुणाः भवन्ति, यहाँ पर कौन सा है प्रश्नवाची शब्द? कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ। तो गुण जो हैं वो कहाँ गुण होते हैं, या किन में जब वो कुछ ऐसे भाव हैं जो होते हैं तो वो गुण कहलाते हैं। एक तो आपने प्रश्न को समझ लिया। दूसरा, आप इस श्लोक में उसे ढूंढेंगे, जब उस प्रश्न के बाकी शब्दों को ढूंढेंगे तो उससे आपका अनुमान लग जाएगा कि कौन सी पंक्ति में से उत्तर बनना है। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि पहली पंक्ति में से प्रश्न है। यह जो प्रश्न आया है इसका उत्तर पहली पंक्ति में आपको मिलने वाला है। तो गुणाः कुत्र गुणाः भवन्ति, कहाँ गुण होते हैं, किन में गुण होते हैं वह। तो एक पद में उत्तर क्या बनेगा? गुणज्ञेषु। गुणज्ञों में ही गुण वास्तव में गुण कहलाते हैं। अग्रिम प्रश्न है नद्यः कीदृश्यः भवन्ति। अब नदियाँ होती हैं, और नदियाँ, अब प्रश्नवाची शब्द क्या है इसमें? कीदृश्यः। कीदृश्यः का मतलब क्या है? कैसी। अब कीदृशी शब्द होता है, कीदृश शब्द होता है बच्चों, उसका अर्थ होता है कैसा। अब ये पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी।
और यहाँ पर भी क्योंकि बहुवचन की बात आ रही है तो कीदृश शब्द है और बहुवचन में प्रयोग हुआ है तो कीदृश्यः बन गया है नद्यः की तरह। तो कैसी होती हैं नदियाँ। अब इसका उत्तर कौन सी पंक्ति में आपको मिलेगा, जहाँ पर नद्यः शब्द आया होगा, भवन्ति शब्द आया होगा, वो है तृतीय पंक्ति। तो नदियाँ कैसी होती हैं, तो नदियाँ होती हैं सुस्वादुतोयाः। और कीदृशः कैसी, इसका उत्तर जो होगा बच्चों वो कोई विशेषण शब्द ही होगा, जो विशेषता को बताएगा, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है वही इसके उत्तर के रूप में आ सकता है। तो नदियाँ कैसी होती हैं, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति, जब वो उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं अपने स्रोत से, तो वो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। अब पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अग्रिम जो प्रश्न है हमारा वो है पूर्ण वाक्य का प्रश्न है। तो प्रश्न है पहला, पूर्ण वाक्य में क्या करना है आपको, आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। जब एक पदेन उत्तरत था तो आपने केवल एक पद में उत्तर लिखा, और पूर्ण वाक्य का उत्तर आप पूरे वाक्य में लिखेंगे। अब गुणाः कदा दोषाः भवन्ति, जो गुण हैं वो कदा, अब कदा प्रश्नवाची शब्द आया है देखिए दोनों ही प्रश्नों में, तो कदा का अर्थ होता है कब। आप इन प्रश्नवाची शब्दों के अर्थ को ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो गुण कब दोष हो जाते हैं, कब दोष हो जाते हैं वही देखना पड़ेगा। ये तो अब दोष शब्द ये आ गया, यहाँ पर भवंती भी आ गया है, तो इसी पंक्ति में द्वितीय पंक्ति में इसका उत्तर आपको मिलने वाला है। देखिए तो गुण जो हैं वो कब दोष हो जाते हैं, तो गुण, तो अब हम उत्तर बनाएंगे कि गुणाः, वो तो वही हमने प्रश्न से ले लिया, और कदा की जगह हम यहाँ से उत्तर बना लेंगे। तो गुणाः निर्गुणम प्राप्य, जब वो निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, निर्गुण व्यक्ति में समाहित हो जाते हैं, तो वो दोषाः भवन्ति। देखिए आपको एक तो पहला काम है कि पंक्ति ढूंढना, लेकिन पूर्ण वाक्य में आप पंक्ति यूं क्यों ना लिखें, बल्कि प्रश्नवाची शब्द की सहायता से आप उत्तर बनाएं। तो अगर आप बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको धीरे धीरे उत्तर बनाना आ जाएगा। अगला प्रश्न है, नद्यः कदा अपेयाः भवन्ति, नदियाँ जो हैं वो अपेय, अब अपेय अर्थात जिनका पानी पिया नहीं जा सकता है, ऐसी कदा, फिर वही शब्द आया है, तो कब, कब नदियाँ अपेय हो जाती हैं, तो कब हो जाती हैं। देखिए अंतिम पंक्ति में आपको उत्तर मिलेगा यहाँ पर। अब ये दो शब्द तो प्रश्न में ही हैं, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकते हैं, तो फिर क्या शब्द रह गया, ये समुद्रमासाद्य, कब हो जाती हैं अपेय, जब वो समुद्र में मिल जाती हैं। तो अब उत्तर बनाएंगे कैसे, तो नद्यः यहीं से लिया प्रश्न से आपने, और कदा की जगह क्या जोड़ा है, समुद्रमासाद्य, और बाकी फिर वही प्रश्न से उठा लिया, अपेयाः भवन्ति। तो इस तरह से प्रश्न की सहायता से ही हमने उसमें कुछ जोड़ा और अपना पूर्ण वाक्य का उत्तर बना लिया। अब तीसरे जो प्रश्न हैं बच्चों, तीसरी तरह के प्रश्न वो है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर हमें देने हैं। अब निर्देशानुसार हम उत्तर किस प्रकार देंगे, अब इस बारे में आप समझ लीजिए। आपको पहले तो प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में किसके बारे में बताया है और क्या बताया है। ये दो, किसके बारे में बताना है और क्या बताना है, जब आप ये दो बातें जान लेंगे तो आप उत्तर तक पहुंच पाएंगे। जैसे अब किसके बारे में बताना है ये पता लगाना तो बिल्कुल आसान है। जो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको मिलेगा, उसके विषय में बताना होता है। और क्या बताना होता है वो बाद में, बाकी सारी पंक्ति में से कोई एक जो शब्द होता है उसे आप कीवर्ड कह सकते हैं, वो शब्द आपको बताता है कि क्या बताना है। तो मधुर जलयुताः इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। अब मधुर जलयुताः के बारे में बताना है तो आपको इसका अर्थ समझ आना चाहिए पहले तो। अब ये शब्द श्लोक में नहीं आया है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मधुर जल तो मीठा जल, मीठा पानी, तो मधुर स्वादिष्ट जो जल है वह, उसके बारे में कोई बात कही गई है। मैं अर्थ नहीं, पूरा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार पूरा अर्थ हमें पता भी नहीं चलता है जब हम उत्तर ढूंढते हैं। तो बताना क्या है इसका, पर्याय पदम, पर्याय पद बताना है बच्चों। देखिए ये कीवर्ड है यहाँ पर। अब पर्याय पद का अर्थ क्या होता है, जो समानार्थक होता है, जो उसी जैसे अर्थ वाला होता है, जिसका अर्थ उसी के समान होता है। तो मधुर जल से युक्त, स्वादिष्ट जल से युक्त, इस अर्थ में कौन सा पद आया है श्लोक में। अब नदियों की ही विशेषता है यह, तो कौन सा शब्द आया है, अब तो आप पहुंच गए होंगे। कौन सा शब्द है वह, सुस्वादुतोयाः, स्वादिष्ट जल वाली।
तो ये शब्द आया है। और आप केवल इस शब्द को लिख देंगे, आपको ये पूर्ण वाक्य में नहीं लिखना है, आप केवल इस शब्द को लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। गुणाः इत्यस्य विलोम पदम किम। आप गुणाः के बारे में बताना है, गुणाः तो आया है वहाँ पर भी शब्द, और इसका विलोम पदम। अब विलोम पद ये शब्द तो आपने पहले भी सुना है। विलोम पद का अर्थ क्या होता है? विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ वाला, उसका उल्टा शब्द। तो गुणाः का उल्टा शब्द कौन सा आया है? बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर, चाहे वो एक पदेन हो, पूर्ण वाक्यन हो या निर्देशानुसारम हो, आपको इनके उत्तर जो हैं वो श्लोक में से ही देने हैं। जो श्लोक जहाँ से पूछे गए हैं प्रश्न, उसी में से आपको उत्तर देने हैं। आप बाहर से अपनी कॉमन सेंस के आधार पर इनके उत्तर न दें। तो गुणाः का विपरीतार्थक शब्द यहाँ क्या आया है? पहुँच गए होंगे आप, दोषाः, ये आया है इसका विपरीतार्थक पद। और ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः इत्यत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर क्रियापद कौन सा है? अब क्रियापद कौन सा होता है? जो कि जिससे हमें किसी क्रिया का, किसी कार्य के करने या होने का पता चले। अब ते, वे सब, निर्गुणम, अब ये तो आपने, क्योंकि सारे शब्द आपने पढ़े हैं, श्लोक के ही शब्द हैं, तो यहाँ पर कौन से शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चल रहा है? वो क्या दोषाः से, क्या प्राप्य से, क्या भवन्ति से? तो भवन्ति, भवन्ति मतलब होते हैं। तो इससे हमें किसी कार्य के करने का या होने का पता चल रहा है कि वो होते हैं। क्या होते हैं? दोष हो जाते हैं। क्या? गुण, गुण भी दोष हो जाते हैं जब वो निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ जो क्रियापद है वो है भवन्ति। अब एक और इसकी मुख्य पहचान मैं आपको बताऊं। क्रियापद आपने अब पढ़े हैं, आप लकार पढ़ रहे होंगे, आपने लट लकार, लिट लकार आदि पढ़े होंगे। वहाँ परस्मैपदी जो धातुएं पढ़ते हैं उसमें तीतः, अंति, सीथ, थ, आमी, आवह, आमह ऐसा जोड़ के आपने लट लकार बनाया होगा। या स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, श्यामी, स्यावह, श्यामी, स्यावह, श्यामः ऐसा जोड़कर आपने लिट लकार बनाया होगा भविष्यत काल में जिसका प्रयोग होता है। तो जहाँ पर वो क्रियापद देखिए उसमें क्या होता है, उसमें धातु रहती है और धातु के साथ में किसी लकार का प्रयोग होता है मुख्य रूप से। कुछ प्रत्यय भी हैं जो क्रियापद में प्रयुक्त तो होते हैं, जैसे तवतु और क्त प्रत्यय आदि, आप आगे उन के विषय में पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर तो भवन्ति ये है इसका उत्तर। बच्चों हमारा कार्य केवल आपको उत्तर बताना मात्र नहीं है, बल्कि आप उत्तर कैसे निकाल पाएँ ये आपको समझाना है, इसमें आपको दक्ष बनाना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ पता चल रही होगी। और आप जब खुद से, क्योंकि इन्हें आपने, हमारी इस वीडियो को आप तब देखें जब आपने इनको अपने आप कर लिया हो, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको समझ नहीं आए हैं, चलिए आपने पहले श्लोक को अब आपने अच्छे से समझ लिया है, प्रश्नों को भी समझ लिया है कैसे करना है यहाँ पर, तो अब दूसरे प्रश्न को जरूर आप पहले करके देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे, इन उत्तरों को जानेंगे, तो तभी आपके लिए ये लाभप्रद होगा। केवल इसे सुनकर और केवल इन उत्तरों को अपनी कॉपी में लिख लेने से आपका कोई लाभ नहीं होगा, ये जान लीजिए आप। तो अब हम देखते हैं एक और श्लोक से हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। ये तो अभ्यास हो रहा है हमारा यहाँ पर श्लोकों में से प्रश्नों के उत्तर छांटने का। तो प्रश्न है लुब्धस्य किम नश्यति। अब अलग श्लोक है, ये आपने पढ़ा है, तृतीय श्लोक है आपकी पुस्तक का। तो लुब्धस्य किम नश्यति। अब आप देखिए ये पंक्ति यहाँ पर है और किम का अर्थ होता है क्या। तो लुब्ध किसका अर्थ क्या है? लोभी व्यक्ति, उसका क्या नष्ट हो जाता है? तो यशः। लुब्धस्य किम नश्यति? यशः। बिल्कुल ठीक है आपका, आपने ठीक पहचाना इसको। अगला है कस्य सौख्यम नश्यति। एक पदेन में ही करना है तो हमें केवल एक ही पद लिखना है उत्तर। तो कस्य, कस्य क्या अर्थ है कस्य का? कस्य का अर्थ है किसका, किसका सौख्यम नश्यति। सौख्य जो है वह किसका नष्ट हो जाता है, किसका सुख जो है वह नष्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सौख्यम शब्द आया है, तो उत्तर तो इसी के पास मिलेगा। और प्रश्न से उत्तर बनाने के लिए एक और आपको मैं ट्रिक बताऊं मैं, तो जैसा प्रश्न होता है वैसा ही उत्तर होता है। इसके दो भाव हैं। एक तो जिस विभक्ति में प्रश्नवाची शब्द है उसी विभक्ति में उत्तर आएगा, नंबर एक बात। नंबर दो बात, प्रश्न का जैसा अंत है, ज़्यादातर शब्द 90% आपको ये मिलेगा कि जैसा प्रश्न का अंत है वैसा ही उत्तर का भी अंत आपको मिलेगा। जैसे कस्य, स्य जुड़ा हुआ है क के पीछे, तो कृपणस्य, यहाँ भी स्य जुड़ा हुआ है। किम, अब यहाँ थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने 90% कहा। तो किम में यशम नहीं है, यशः,
क्योंकि यशस शब्द होता है जो कि नपुंसक लिंग है। तो कस्य सौख्यम नश्यति, कृपणस्य। अब पूर्ण वाक्येन उत्तरत देख लेते हैं। इसमें क्या है कि नष्ट क्रियस्य किम नश्यति, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं उसका क्या नष्ट हो जाता है। अब इसको आप ढूंढेंगे तो ये नष्ट क्रिय से दूसरी पंक्ति में मिल जाता है। तो आपको प्रश्न से ही उत्तर बनाना है। तो नष्ट क्रियस्य किम की जगह क्या जोड़ेंगे आप, जो यहाँ था कुलम। अब देखिए किम कुलम, अंत बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो नष्ट क्रियस्य कुलम नश्यति, यहीं से हमने ले लिया है इसको। और कस्य राज्यम नश्यति, राज्य किसका नष्ट हो जाता है। तो कस्य प्रश्नवाच्य शब्द है, तो कस्य राज्यम नश्यति, किसका राज्य नष्ट हो जाता है, नराधिपस्य, राजा का। अब राज्य तो राजा के ही पास होता है, तो केवल नराधिपस्य कहने से उत्तर पूरा नहीं होगा। तो बात आती है कि कैसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो ये जो ये शब्द है, तो प्रमत्त सचिवस्य, जिसके सचिव जो हैं वह प्रमत्त हैं, मदमस्त हैं, ऐसे राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। अब निर्देशानुसार प्रश्नों को देख रहे हैं हम। आपको ये बताया था मैंने कि क्या जानना है, पहले तो किसके बारे में बताना है और क्या बताना है। तो अत्र श्लोके, इस श्लोक में किम क्रियापदम प्रयुक्तम, यहाँ पर कौन सा क्रियापद आया है। इसका मतलब इस श्लोक में केवल एक ही क्रियापद आया है, एक ही ऐसा पद आया है जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चल रहा है। और कौन सा शब्द है वो, जी हाँ पहली ही पंक्ति में है। ठीक पहचान रहे हैं आप, क्योंकि मैंने बताया था कि उसके अंत में कुछ ऐसा कोई धातु के साथ लगने वाला प्रत्यय होगा, तीत हंति सीथ थ आदि में से कोई। तो नश्यति, अब नश्यति से हम किसी कार्य करने या होने का पता चल रहा है, तो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो नश्यति इसका उत्तर हो गया। और कीर्ति इत्यस्य पर्याय पदम किम, कीर्ति इसका पर्याय क्या है। पर्याय अर्थात समान अर्थ वाला। तो कीर्ति, कीर्ति अर्थात उस जो एक सम्मान होता है, जो एक कीर्ति का पर्यायवाची शब्द कौन सा आया है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर देखिए कीर्ति। हम कहते हैं ना कि कीर्ति नष्ट हो गई उसकी, तो कीर्ति का पर्यायवाची शब्द आया है यशः, यशः यश। तो सम्मान जो है, यह इज्जत भी हम कह सकते हैं इसे। तो कीर्ति, कीर्ति इसका पर्याय है यश। तो अधर्म इत्यस्य विलोम पदम किम, अधर्म के बारे में बताना है और उसका क्या बताना है, विलोम पद। तो क्या बनेगा उसका विलोम पद, तो ये तो बिल्कुल आसान सा है, आपने बिल्कुल सही छांटा है, धर्म। क्या बनेगा, धर्म। तो इस प्रकार हमने इन प्रश्नों के उत्तर कैसे बनाने हैं ये तो समझा ही है, साथ ही साथ हमने इनके उत्तर भी जान लिए हैं। प्यारे बच्चों, अगर जो है वह आपको कुछ भी समस्या आए इसे समझने में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर तीनों लिंक दिए हैं, वहाँ पर पाठ की वीडियो का भी, वर्कशीट का भी और गूगल फॉर्म का भी, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, मिलेंगे जल्दी ही अगले उत्तर पत्रक के साथ में। अच्छे से आप अपना अध्ययन करते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।